हेलो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को क्लास 12 के मानव जनन के कुछ जितने भी टॉपिक्स बचे हुए थे उसको यहाँ पे डिस्क्राइब करने जा रही हूँ। पिछले मैंने वीडियो में आपको मानव जनन के ब्लास्टुला क्या होता है, मानव जनन में कौन कौन से प्रमुख अंग होते हैं, नर और मादा जनन तंत्र के बारे में बताया था। माफ़ी चाहती हूँ कि वीडियो थोड़ा लेट आ रहा है। आज हम इस टॉपिक में आपको पढ़ेंगे ब्लास्टुला। मैंने बता दिया था, मैंने क्लीवेज और समसूत्री विभाजन, ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है। विदलन और समसूत्री विभाजन में अंतर हम ये जानेंगे। तो आप एक तरफ या हेडिंग वाइज डालिए या एक तरफ लिखिए विदलन और एक तरफ लिखिएगा समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन ब्लैक बोर्ड में मैंने लिख दिया है, हेडिंग डालिएगा विदलन एवं समसूत्री विभाजन। विदलन वाले में फर्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हैं, विदलन में कोशिकाओं का आकार छोटा होता चला जाता है। विदलन में कोशिकाओं का आकार छोटा होता चला जाता है। बट समसूत्री विभाजन में लिखिएगा फर्स्ट पॉइंट, इससे बनने वाली कोशिकाओं का आकार छोटा नहीं होता है। इससे बनने वाली कोशिकाओं का आकार छोटा नहीं होता है। ठीक है। सेकेंड पॉइंट विदलन में लिखिएगा, क्लीवेज में लिखिएगा, विदलन में कोशिका विभाजन के पश्चात जितने भी जो अन्नफेज आते हैं, अलग अलग इंटरफेज, ये सब ठीक है। तो कोशिका विभाजन के पश्चात इंटरफेज तथा वृद्धि या इंटरकाल तथा वृद्धि काल नहीं होता है। विदलन में कोशिका विभाजन के पश्चात इंटरफेज तथा वृद्धि काल नहीं होता है। समसूत्री वाले में लिखिएगा, इसमें प्रत्येक कोशिका विभाजन के बाद इंटरफेज तथा वृद्धि काल होता है। इसमें प्रत्येक कोशिका विभाजन के बाद इंटरफेज तथा वृद्धि काल होता है। जबकि विदलन में वृद्धि काल, ग्रोथ नहीं होते हैं, लेकिन समसूत्री वाले में होते हैं। विदलन वाले में लिखेगा नेक्स्ट पॉइंट, विदलन से डीएनए अम्ल शीघ्रता से बनता है। डीएनए का फुल फॉर्म आपको पता होगा, आप 12th में पढ़ने वाले बच्चे हैं। तो आगे लिखेगा विदलन में डीएनए शीघ्रता से बनता है। समसूत्री विभाजन में लिखिएगा, डीएनए बनने की क्रिया धीमी होती है। डीएनए बनने की क्रिया धीमी होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, विदलन में कोशिका विभाजन बहुत तेजी से होता है। विदलन में कोशिका विभाजन बहुत तेजी से होता है। समसूत्री में कोशिका विभाजन, समसूत्री किसका पार्ट है? कोशिका विभाजन का ही प्रकार है ये, ठीक है। तो समसूत्री विभाजन में कोशिका विभाजन कम तेजी से होता है। समसूत्री में कोशिका विभाजन कम तेजी से होता है। लास्ट विदलन में पॉइंट आप लिखिएगा, ऑक्सीजन का प्रयोग बहुत ही अधिक मात्रा में होता है। विदलन में ऑक्सीजन का प्रयोग बहुत ही अधिक मात्रा में होता है, जबकि समसूत्री में लिखेगा, समसूत्री में ऑक्सीजन का प्रयोग कम मात्रा में होता है। समसूत्री में ऑक्सीजन का प्रयोग बहुत कम मात्रा में होता है। ठीक है। मैंने आपको ब्लास्टुला बताया था, साथ में विदलन के साथ मैंने समसूत्री विभाजन भी आपको डिस्क्राइब किया है। अब आप लास्ट में एक और इसमें फेज है ग्रेस्टुलेशन, जिसे आप ग्रेस्टुला भवन भी कह सकते हैं। इसे आप ग्रेस्टुला भवन भी कह सकते हैं। दोनों हेडिंग डाल लीजिएगा, ग्रेस्टुलेशन, ठीक है। डैश करके आगे लिखिएगा, ग्रेस्टुलेशन क्या है? ब्लास्टोसिस्ट का 3 प्राथमिक जनन स्तरों युक्त संरचना में परिवर्तित होना, या ब्लास्टोसील का 3 प्राथमिक जनन स्तर, प्राइमरी फेज में 3 प्राथमिक जनन स्तर
युक्त संरचना में परिवर्तित होना ही ग्रेस्टुला भवन या ग्रेस्टुलेशन कहलाता है। और इनसे बनी संरचना को क्या कहते हैं? गैस्ट्रुला कहते हैं। इनसे बनी संरचना को क्या कहेंगे? गैस्ट्रुला कहते हैं। यह प्रक्रिया प्रत्यारोपण के तुरंत पश्चात प्रारंभ हो जाती है। यह प्रक्रिया प्रत्यारोपण के तुरंत पश्चात प्रारंभ हो जाती है। इससे भावी अंगों का निर्माण होता है। अब क्या लिखेंगे? ग्रेस्टुलेशन या ग्रेस्टुला भवन का महत्व। ग्रेस्टुला भवन का महत्व, हेडिंग डालिएगा महत्व। इसमें 1 पॉइंट करके आप लिख सकते हैं, आगे 1 पॉइंट करके लिखिएगा। इसके कारण 3 जनन स्तरों का निर्माण होता है। मैंने इसके डिफिनेशन में बता दिया था। सेकेंड पॉइंट, यह रूपांतरण तथा विभेदन का प्रारंभ करता है। नेक्स्ट, इनमें कुछ नए प्रोटीन का संश्लेषण होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, केंद्रक सक्रिय होकर भ्रूणी कोशिकाओं का नियंत्रण करता है। भ्रूणी कोशिकाओं का निर्माण करता है। ये आपका मैंने ब्लास्टुला, क्लीवेज और ग्रेस्टुला के बारे में आपको बता दिया है। अब आप किसके बारे में, यहाँ पे एक पॉइंट आता है, जो नर जनन तंत्र में जो शुक्र जनन होते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस, उसमें कौन कौन से हार्मोन से, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप क्या डालिएगा? शुक्र जनन में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण हार्मोन। शुक्र जनन में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण हार्मोन। ठीक है सर, मैंने यहाँ पे हेडिंग डलवाया था, शुक्र जनन में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण हार्मोन। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है, इससे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी पूछता है और इस तरह भी पूछ लेगा, तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें कितने टाइप्स के जो हार्मोन पाए जाते हैं शुक्र जनन या मेल में, तो वो 5 टाइप के होते हैं। 5 मुख्य प्रकार पाए जाते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, इसे आप GRH भी लिख सकते हैं। ठीक है, सॉरी यहाँ पे हार्मोन ऐड कर लीजिएगा। ठीक, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, सेकेंड है आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। सेकेंड क्या है आपका? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इसे LH भी कहते हैं। ठीक है, सेकेंड है आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। थर्ड है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थर्ड क्या है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसे FSH भी कहते हैं, शॉर्ट में यही यूज़ करते हैं। और फोर्थ है जो बहुत ही कॉमन अधिकतर पूछा जाता है, एंड्रोजन। ठीक है, ये अधिकतर पूछा जाता है कि एंड्रोजन किसका हार्मोन है, तो ये मेल का हार्मोन है। किसमें? स्पर्मेटोजेनेसिस या शुक्र जनन में। और फिफ्थ या लास्ट है इनहिबिन। ठीक है, फिफ्थ या लास्ट आपका है इनहिबिन। तो याद रखिएगा, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एंड्रोजन और इनहिबिन। इसके बाद आपका टॉपिक आता है अंड जनन क्या है,
या अंड जनन की सहित व्याख्या करें। अंड जनन क्या है, अंड जनन की सहित व्याख्या करें। तो मैं आपको यहाँ पे केवल अंड जनन जो फीमेल में पाया जाता है इसके बारे में बताती हूँ, आप हेडिंग डाल लीजिएगा अंड जनन। अंड जनन में आगे लिखेगा स्त्री के अंडाशय के जनन एपिथेलियम की कोशिकाओं से, स्त्री के अंडाशय के जनन एपिथेलियम की कोशिकाओं से अंडाणुओं का निर्माण कॉमा अंडाणुओं का निर्माण कॉमा अंड जनन कहलाता है। स्त्री के ध्यान रखिएगा, अंडाशय के जनन एपिथेलियम की कोशिकाओं का जो निर्माण होता है उन अंडाणुओं को ही हम क्या कहते हैं, अंड जनन कहते हैं। इनके मुख्य रूप से 3 चरण होते हैं। इनके मुख्य रूप से 3 चरण होते हैं। प्रोलिफेरेशन प्रावस्था, प्रोलिफेरेशन प्रावस्था, दूसरा है आपका वृद्धि प्रावस्था और थर्ड है आपका परिपक्वन प्रावस्था। जाहिर सी बात है, जब वृद्धि होगी तो उसकी मैच्योरिटी भी आएगी, तो ये परिपक्वन प्रावस्था, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अंड जनन में 3 मुख्य प्रावस्थाएं होती है। प्रोलिफेरेशन क्या होता है, इस अवस्था की शुरुआत उस समय होती है जब मादा के फोइटस के गर्भ लगभग कितने माह की हो जाती है, 7 माह की होती है। और जनन कोशिकाएं जब विभाजित हो जाती हैं तो वो एक गुच्छा, जो जनन कोशिकाएं हैं वो कोशिकाएं एक गुच्छा बनाती हैं जिसे हम फॉलिकल या पुटिका कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसे हम फॉलिकल, याद रखिएगा, जो गुच्छा बनता है उसे हम फॉलिकल या पुटिका कहेंगे। कितने टाइम में, 7th मंथ की बात की जा रही है। और पुटिका की एक कोशिका आकार में बड़ी हो जाती है जिसे oogoनियम कहते हैं। इसी पुटिका की कुछ जो एक कोशिका होती है उसका आकार बहुत ही बड़ा हो जाता है, उसे oogoनियम कहते हैं। यही आपका प्रोलिफेरेशन प्रावस्था है। वृद्धि प्रावस्था में वो ग्रोथ करेगी और आगे 11 से मतलब पूरे जनन लगातार होने पे वो परिपक्वन प्रावस्था को पूरा करेगी। अब आपका ये मानव जनन जो चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।